हेलो साथियों। मैं रवि वर्मा और एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी सब लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले फिजिक्स के सेकंड लेसन में, दूसरे लेसन में, जिसका नाम कूलॉम्ब्स का नियम तथा वैद्युत फ्लक्स है, उस पे गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हम लोगों ने चार या पांच बातें पढ़ लिया है। आज मैं आप सबके सामने छठी बात लेकर हाजिर हूँ। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में एक और है, मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक से है, या ये कहें कि ये लास्ट अनुप्रयोग है। एक और बात है, इसी से बेस्ड है। मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। बस उसके बाद एक और टॉपिक्स रहेगा, उसके बाद ये लेसन नहीं रहेगा, खत्म रहेगा मेरे ख्याल से। और उस लेसन जो टॉपिक्स मेरा बच्चा है वो है ये जो अचालक गोला लिया है, मैं इसी को चालक लेता तो क्या होता। ठीक है, तो फिलहाल ये अचालक गोला है, और जब इसे हम चार्ज देते तो पूरा का पूरा आवेश इसके भीतर वितरित हो जाता है, कहीं नहीं जाता है। तो अभी तो मेरे पास कैपिटल आर मीटर त्रिज्या का विलगित गोली अचालक गोला है, ठीक है, जिस पर प्लस की आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, अब समझने का प्रयास करें। अभी रुके, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम मान लेते हैं कि माना गोले के केंद्र O से R मीटर की दूरी पर गोले के बाहर एक P बिंदु है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो मुझे पहली बात नोट कर ली, क्योंकि तीन बातें निकालनी है साथियों। बाहर निकालनी है, गोले के पृष्ठ पर निकालनी है, और गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। मैं पहले फर्स्ट नंबर की बात करूंगा, गोले के बाहर। गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पहले इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो गोले के ये जो आपको दिख रहा है, गोले के केंद्र O से अचालक गोला जो सेंटर O है उससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक P बिंदु है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए फिर से वही हम लोग करते हैं, बिंदु P से होकर जाने वाला, ठीक, स्मॉल r मीटर त्रिज्या का ही संकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींचते, क्या करते हैं, संकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींच लिया हम लोगों ने, और हम लोग इसे एक डिब्बे में बंद कर देते हैं इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक साथियों, ये आपको भी ऐसा करना है, तो शायद आपको ये चित्र सुंदर दिखेगा। और लिखने का जो तरीका मेरा है वो आप लोग इसी टाइप दिखेगा। कॉपी के राइट साइड पे चित्र को बनाना है, लेफ्ट साइड पे लिखना है, ठीक। और फिजिक्स में एक बात और ध्यान देनी है साथियों, कि जब हम लोग अपनी कॉपी को लिखेंगे तो उसमें जो गणितीय फॉर्म होगा वो इस शब्द जो फॉर्म है, ठीक है, वर्ड है, उससे अलग दिखना चाहिए, लिखने हैं, मतलब थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए वो, ये इससे हट कर है। तो मैं लिखने का उसी तरह प्रयास करता हूं। अब फिलहाल हमारे पास गोले के केंद्र O से R मीटर की दूरी पर एक P बिंदु है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम लोग बिंदु P से होकर गुजरने वाला R मीटर त्रिज्या का संकेंद्रीय, इसी के केंद्र का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। आप देखें, इसके बाद लिखना है कि माना बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना करते हैं। किसकी? क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना करते हैं। फिलहाल dA है, क्या है, dA। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये रहेगी, और क्षेत्रफल अवयव ये dA की कल्पना करते हैं, जहां वैद्युत क्षेत्र E और वेक्टर dA एक ही दिशा में है, अर्थात इनके बीच का एंगल जो बना था वो 0 डिग्री है। अब इससे गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, आप लोगों को पता है साथियों, हम लोग कई बार पढ़ते चले आ रहे हैं, d5 = वेक्टर E डॉट वेक्टर dA के बराबर हो जाएगा। अब हम अगर इसको बीच के E dA cos थीटा लिखें, तो cos थीटा की जगह एंगल 0 है तो 0 रखूंगा,
इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर से वही ईडी आया, cos 0 1 हो गया, इतनी बात लोग जानते हैं। अब जो ये आपको गॉसियन पृष्ठ दिख रहा है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, तो हम दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। 1d5 इज इक्वल टू वेक्टर ई डी ए। अब ई बाहर हो जाएगा, फिक्स है, 1 da बचेगा और 1 da की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5e बचेगा साथियों। 1 da 4 πr² के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी का लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े वाले का। ठीक, क्योंकि हम लोग बड़े वाले से ही गुजर रहा है हम लोग वैद्युत फ्लक्स समय। तो अब देखें, गॉस के नियम से हम लिखें तो मेरे पास पता है कि फाई ई इक्वल टू मिलता क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। समीकरण 2 बनाए, इसको ये कही है, इन दोनों की कंपेयर करें तो आपको क्या मिल जाएगी, लिख के कर देता हूँ। ई बराबर ई इंटू 4 πr² बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0। इसी को लिखें तो ई इक्वल टू 1/4 π एप्सिलॉन 0 क्यू बटे r²। जब पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, ये गोले में जो चार्ज दिया गया है। ठीक है, क्या समझ आया देख के। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी तरह किसी बिंदु आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया करती थी। इसलिए मैंने कहा कि आपका जो आवेश वितरित है एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है। ठीक, मैं आपको इतना ही करके देने वाला हूं जितना मैंने अभी देखा है। अब देखें, मैं लिख के देता हूं। माना हमारे पास कैपिटल आर मीटर त्रिज्या का, कैपिटल आर मीटर त्रिज्या का एक बिलगित, मैंने इसके पहले वाले में आपको बताया बिलगित मतलब अकेला अचालक गोला है, इसके आसपास अर्थात कोई नहीं है, अचालक गोला है। ठीक, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने पढ़ दी। इसके बाद एक सेकंड, चल मैं चलता हूँ आगे। अच्छा, इसमें और लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह है हम लोग आ जाएगी। माना गोले के केंद्र O से, मैं ऊपर लिखने का प्रयास कर लेता हूँ। माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r मीटर त्रिज्या का, क्या आपको दिख रहा है, r मीटर त्रिज्या का, सॉरी, माना गोले के केंद्र O से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक P बिंदु है, एक P बिंदु है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने पर जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, इस गोले से r मीटर की जगह लेकर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब इसके लिए हम
इसके लिए हम बिंदु P से होकर जाने वाला, बिंदु P से होकर जाने वाला बिंदु P से होकर जाने वाला संकेंद्रीय या r मीटर त्रिज्या का है, r मीटर त्रिज्या का ही संकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक, ये बात कंप्लीट हुई। पहले से हम लोग इरेज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक, ऐसा कुछ है। संकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। आगे चलता हूँ, यहाँ तक पहुंचने के बाद ये पृष्ठ हमने खींच दिया, अब इस पे आता हूँ मैं। ठीक, नीला से बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर हम एक क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना करते हैं क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना करते हैं, जहां वेक्टर E व वेक्टर dA एक ही दिशा में है, अर्थात इनके बीच का एंगल 0, इनके बीच का कोण 0। ठीक, इतनी बात आप लोग नोट करिएगा। मैं इस बात ऊपर वाली बात को मिटाऊंगा। फिर आगे चलेंगे। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स D यानी d phi E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ये तो पता कि ये होगा, और आपको दिख रहा होगा मैंने इसको अलग लिख के दिखाया है। अब आगे चलता हूँ। अगर आपके पास है तो नीचे सामने आना है, मेरे पास जगह इसलिए इसमें इधर आ जा रहा हूँ। देखिए कि लैग होने की वजह से d phi इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर डॉट E dA cos 0 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके बीच का एंगल कितना है, 0 है। अब इसकी वैल्यू कितनी 1 हो गई, E dA cos 0 1 हो गई। चूंकि
काश जीरो की वैल्यू 1 के बराबर होती है। आगे की बातें भी मैं ये करूंगा, फिर आगे आपको ले चलूंगा। ठीक है। आप देखें, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? दोनों पक्षों का समाकलन लिखिए। 1d∅e इज इक्वल टू TA। ठीक, 1d∅e आपको पता है फाई के बराबर आ जाती है। अगर कोई मेरे चैनल पर नया हो तो मैं बता दूं कि 1dx एक्स देता है इंटीग्रेशन में, 1da ए देता है इंटीग्रेशन में। मतलब जो ये नंबर आपको दिख रहा है ये हट जाता है और इंटीग्रेशन किसी नंबर को बड़ा बना कर देता है। ठीक है, छोटे नंबर को क्या करता है? बड़ा बना के देता है। तो ई बाहर कर देते हैं, 1da बच्चा, 1da ए आएगा और इस समय इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आप लोग इसे नोट करेंगे तो मैं ऊपर की चीजें इरेज करूंगा, फिर आगे आप लोगों को लेके चलूंगा। ठीक, अब फाई ई ये किसके बराबर मैंने आपको बताया? 4πr² के बराबर। चूंकि 1d इज इक्वल टू 4πr², कुल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का साथियों। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई हम लोगों के पास। अब मैं आगे चलूंगा गॉस के नियम के साथ। गॉस के नियम से आप लोगों ने सीखा है फाई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई हम लोगों के पास ही। मैं इसको और इरेज करूंगा। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण 1 व 2 से चेक करें क्या मिल जाएगा। आपको दिख रहा होगा समीकरण और 2 का लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर कर सकते हैं। सबने कहा हाँ, मैंने भी कह दिया हाँ, कर सकते हैं। तो मैंने इस वाले नंबर को ये लिखा, इस साइड वाले को इस साइड वाले को उस पार लिख दिया, दोनों को अपने बराबर दिखा दिया। ठीक है, मुझे ई की वैल्यू चाहिए तो मैंने सबको नीचे भेज दिया। 1 अपान ये 4π तो इसके साथ आया, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 था ये भी इसके साथ आ गया, ये क्यों ऊपर है, आर भी यहाँ बचा तो ये भी नीचे है तो r² इसके साथ आ गया। ये आपको वैल्यू मिल गई किसी अचालक गोले के कारण गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर ये होगी, और जितनी आपको ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिख रही है ये गोले के प्रत्येक बिंदु पर होगी। आपको जो बाहर गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने खींचा है इसके प्रत्येक बिंदु पर वैल्यू यही रहने वाली है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा, फिर आगे की बात करूंगा। मैं इसको इरेज करता हूं। इसको रहने देता हूं। यदि गोले का आयतन, गोले का आयतन रो हो तो क्या हो, रो हो तो आपको रो बराबर मिल जाएगा साथियों Q/V। V मतलब आयतन या पृष्ठीय आयतन कह सकते हैं रो को। क्या कहते हैं? गोले का पृष्ठीय आयतन। यानी कि एक बात हो नोट कर लीजिए, पृष्ठीय आयतन रो हो तो कुछ ये मिल जाएगा। अब रो बराबर Q अपान आयतन का फॉर्मूला क्या था? गोले का आयतन का फॉर्मूला हम लोगों ने सुना होगा शायद 4/3 πr³ ऐसा कुछ, तो मिल जाएगा 4/3
3 पाई आर क्यूब। तो क्यू की वैल्यू कर निकालूं मैं तो क्यू बराबर मुझे मिल जाएगा ये सब इसके साथ 4/3 पाई आर क्यूब साथ में रो। अब जो की वैल्यू मुझे मिली है मैं जो इसे इक्वेशन नंबर 3 में रख दूंगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। रखूंगा तो जो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो इसके पृष्ठीय आयतन के फॉर्म में मिल जाएगी। फिलहाल ये आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब अब जो वैल्यू निकालेंगे वो किस फॉर्म में मिल जाएगी, पृष्ठीय आयतन के फॉर्म में मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक, तो मैं इसको इरेज करूंगा। इरेज क्या करूंगा, इसी पर रख देता हूँ, क्यू को हटाता हूँ, इसी पर रख दूंगा 4/3 पाई आर क्यू साथ में रो। कुछ कटेगा पिटेगा? हाँ 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 हाँ। किस गोले के आयतन की बात की थी हम लोगों ने, ऊपर वाले नीचे वाले? इस पे इसकी बात करेंगे ना, लगा पृष्ठीय गोले तो हमने ये लिया था, ये तो हम लोगों ने बाद में माना है, तो पाई इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ भी यही रहेगा, यहाँ भी यही रहेगा बस। अब पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा? इज इक्वल टू हम लोग के पास बचा 1 या 4/1/3 ये बचा, मतलब ये वाला 3 बच गया और पाई खत्म हो गया। ऊपर रो बचा है, आर क्यूब बचा है, अब साइलेंस 0 आपका बच्चा ऊपर रो बट्टा अब साइलेंस 0 आर क्यूब बट्टा आर स्क्वायर। कुछ ये इस तरह से आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। किस फॉर्म में मिलेगी आपको साथियों? इसके बाद ये स्टेप बनाना है, समीकरण 3 में वैल्यू को क्यू को रख लेना है, फिर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक साथियों, तो मैं लिख देता हूँ किस नंबर पर रखना आपको, इस वाले को क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में मैंने समीकरण 3 में ये वैल्यू क्यू की वैल्यू पुट किया, तब आपको हम लोगों को ये वैल्यू मिली है, पृष्ठीय आयतन के फॉर्म में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। ठीक साथियों, तो ये तो रहा गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम एक और बात लेके आपके सामने हाजिर है और रहेंगे भी। फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूँ और इस बात को याद रखना है, ठीक, इस वाली बात, क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि गोले का आवेश ये होगा अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है तो। अब देखिए मैं लिखता हूँ गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर देखिए सिंपल सी बात है, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4πε0। आवेश तो वही है, लेकिन यहां से हम लोग यहाँ आ गए। बताओ यहाँ से यहाँ आने में क्या चेंज है? दूरी। तो हम लोग केवल डिस्टेंस निकल लेंगे, कितनी हो जाएगी साथियों? कैपिटल आर स्क्वायर, बाकी सब वही रहने वाला है। अब एक लिखेंगे, यदि गोले का पृष्ठीय आयतन, पृष्ठीय आयतन रो हो तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/4πε0 4/3, ये क्यों का मान रखा हूँ 4/3 इसे यहाँ पे पाई आर क्यूब साथ में रो बटा आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर से 2 आर कट गए, बचा हम लोग के पास ई बराबर 1, ऊपर रो बच गया है, अब साइलेंस 0 बच गया, 1/3 भी बचा है और आर भी बचा है ऊपर। ठीक, उसी टाइप से लो आर रो बटे 3 एप्सिलॉन 0, ये आंसर मिला आपको गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, अब हम लोग देखिए साथियों, थोड़ा सा एक बात को आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि इसको आपको चेंज कर लेना। ये आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का
आयतन घनत्व है, आयतन घनत्व। इससे पहले जो हम बात लिखते तो वहां भी आपको यही लिख देना था, थोड़ी सी मिस्टेकिंग होगी नाम को डालने में। ये आवेश का क्या है, आयतन घनत्व है रो, तभी आया। ठीक, तो हम लोग गोले के बाहर गए, गोले के पृष्ठ पर आए, अब गोले के भीतर आएंगे। एक लास्ट टॉपिक पॉइंट है, उसके बाद ये टॉपिक्स खत्म हो जाएगा। गोले के भीतर चेक करेंगे हम लोग। गोले के भीतर लिखें, गोले के बाहर, सॉरी गोले के भीतर, चाहे तो इससे थोड़ा सा इस तरह लिखे, थोड़ा सुंदर दिखेगा। रो बट्टे आप थाने जल से कुछ था, आर बट्टा इस तरह लिखे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या पी डैश बिंदु मान लेते हैं, पी डैश बिंदु पर, पी डैश बिंदु पर, छोड़ो पी डैश बिंदु, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप तो मान भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं, मैं इसको रेस करता हूँ। तीव्रता इज इक्वल टू 1/4πε0। अब बताओ, अगर हम इसके भीतर किसी बिंदु पर जाएंगे, मान लो इसके चारों ओर एक सर्कल लें, तो त्रिज्या कम हुई, हम मानते हैं इसकी त्रिज्या r डैश है, और इसके भीतर आवेश भी कम हो गया, बाकी बाहर भी वितरित है, तो आवेश q डैश है और त्रिज्या r डैश है का स्क्वायर, कुछ ऐसी वैल्यू की बताई। ठीक, भीतर आगे चलते हम लोग थोड़ा सा देखिए, यदि गोले के आवेश का आयतन घनत्व रो हो, तो रो बराबर 4/3 पाई r क्यूब, इसको डैश के देता हूँ, ये जाएगा क्यू बाई कुछ ऐसा करके, या क्यू डैश का है, पहले की बात करें, क्यू डैश 4 पाई r डैश क्यूब बराबर क्यू बटा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, कुछ इस टाइप से आएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी, ये से ये कैंसिल हो जाएगी, तो हम चाहे इसको इसके बराबर दिखाएं, चाहे इसको इसके बराबर दिखाएं, और चाहे इसको इसके बराबर दिखाएं। जब कभी 3 से बराबर होगी, तो मैंने आपको सिखाया होगा कि तीनों को आपस में बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्यू डैश बट्टे आर डैश का क्यूब बराबर क्यू बटा आर क्यूब। मुझे इस क्यू डैश की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला इधर चली जाएगी, इस पे मैं आ जाता हूँ, क्यू डैश मुझे मिल जाएगी यहाँ से क्यू आर क्यूब इंटू आर डैश क्यूब, ये क्यू की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी। अब इस वैल्यू को हम लोग इस वाले ई में पुट कर लेंगे, तो मुझे ये वैल्यू जाके मिलेगी, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक, चित्र का कोई काम नहीं, तो ई बराबर मुझे मिल जाएगी अब 1/4πε0। ठीक, यहाँ पे मेरे क्यू डैश रहा, मैं क्यू डैश की जगह रख दूंगा क्यू आर डैश का क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब बटे में, इसमें पहले आर डैश का स्क्वायर पहले से है, आपको दिखा क्या किया हमने, इस क्यू डैश की जगह पे ये वाली क्यू आर डैश क्यूब बटे आर क्यूब, तो ये 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1/4πε0 क्यू आर डैश बटे आर क्यूब
कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी। ठीक है साथियों, तो इस तरह से ये टॉपिक्स आपका खत्म रहा। इस टॉपिक्स में आपको जो भी बातें समझ ना आई हो वो आप दोबारा से कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा समझा के देने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग यहाँ समझ नहीं पाए होंगे कि सर ने इसको और इसको बराबर क्यों कर लिया, है ना। तो समझने का प्रयास करें। हम लोग पृष्ठ आवेश का आयतन घनत्व निकाल रहे थे। मतलब कहने का यह है कि जितना इस गोले में है इसका घनत्व है उतना इस गोले में है, क्योंकि आवेश समान रूप से वितरित है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यहाँ पे जितना है, आयतन घनत्व यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे भी है। कोई चेंज है क्या? क्या दूरी बढ़ाने घटाने से, जैसे मैं कहूँ कि एक पानी भरा है जल किसी उसमें, ठीक है, तो जितना पार्टिकल्स यहाँ पे है, ठीक है, इतना एरिया में जितना पार्टिकल्स यहाँ पे है उतना पार्टिकल्स यहाँ पे भी है। तो यहाँ का पृष्ठ घनत्व और यहाँ का पृष्ठ घनत्व क्या हो गया? बराबर समान, क्योंकि यहाँ पे जितने पार्टिकल्स है इतने एरिया में उतने ही, जैसे यहाँ पे 10 पार्टिकल्स है इतने एरिया में, तो इसी इतने ही एरिया में 10 पार्टिकल्स यहाँ पे भी है। तो ये तो समान हो गया, जितना आवेश घनत्व का यहाँ है उतना है, जिससे कि लिए मैंने इसको दोनों को बराबर कर दिया है और इससे क्यू डैश की वैल्यू प्राप्त की है और वहां पर रख दिया, तो आपको ये आंसर मिला है। साथियों थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो इस वीडियो में जाए और जो भी टॉपिक समझ, जो भी बातें समय समझना है, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें।